ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से महाविकास अघाड़ी कैंप का कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन विधानसभा चुनाव में सीटों के लिए अभी से खींचतान शुरू हो गई है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, किसको कितनी सीटें मिलने चाहिए, यह एक बड़ा मसला बन चुका है। कांग्रेस से लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार सभी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं। महायुति में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। आज मुंबई में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी मीटिंग चल रही है। एमएलसी चुनाव के बाद कांग्रेस क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई का मन भी बना चुकी है। कुछ दिनों में क्रॉस वोटिंग करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और इस बीच मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है वो फिर से तूल पकड़ रहा है। मनोज जरांगे पाटिल फिर से आंदोलन करने वाले हैं, जो विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। तो अब अगले सेगमेंट में हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। विधानसभा के चुनाव को लेकर के जिस तरह का कॉन्फिडेंस, समीर जी, हमने लोकसभा में महाविकास अघाड़ी का देखा, आप क्या देख रहे हैं कि उसमें कांग्रेस को, शरद पवार को और ठाकरे साहब को कितनी कितनी सीटें मिलनी चाहिए? देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो शरद पवार और कांग्रेस तो पहले से मिलकर चुनाव लड़ते रहे, उनके बीच में तो सीटों को लेकर अंडरस्टैंडिंग रही है। लेकिन इस बार अब चुनाव बिल्कुल अब इस बार ऐसा चुनाव हो गया है कि इस बार उद्धव ठाकरे की पार्टी भी, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे यूबीटी, वो भी इसमें चुनाव जुड़ रही है। देखिए, उद्धव ठाकरे की भले ही पार्टी चली गई हो, पार्टी का नाम चला गए हो, नए पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन उद्धव ठाकरे तो कहेंगे कि मेरी वही ताकत है जो 2019 में हुआ करती थी, 2014 में हुआ करती थी। तो मैं 127 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, जहां पर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सीटों पर चुनाव लड़ता था। उद्धव ठाकरे बताने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर मेरी ताकत बची हुई है और अगर उद्धव ठाकरे को फिर से मुख्यमंत्री बनना है तो उद्धव ठाकरे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2024 का लोकसभा का जो परिणाम आया है उसने कांग्रेस को भी जिंदा किया है और शरद पवार को भी उम्मीदों के पंख लगा दिए। शरद पवार को लग रहा है कि आज अगर मैं 8 सीटें जीत सकता हूं तो विधानसभा में मैं इतनी ताकत ला सकता हूं कि मैं अपना मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में आ जाऊं। कांग्रेस को लग रहा है कि हम सबसे बड़ा भाई हैं, 13 सीटें जीते, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हम बन गए हैं, तो बड़े भाई का ख्याल रखो और सबसे ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये गठबंधन जानता है कि सामने देवेंद्र फडणवीस की भारतीय जनता पार्टी है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, अजित पवार है। लोकसभा में जिन्हें जो अप्रत्याशित सफलता मिली है, जो बेहतर प्रदर्शन किया है, इसको ये विधानसभा में कंटिन्यू करना चाहेंगे और मुझे लग रहा है कि अभी ये दबाव की राजनीति होगी। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कल अमित शाह जी भी पुणे जा रहे हैं। पुणे में प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, वहां पर वो कोर ग्रुप की बैठक लेंगे, वहां पर वो बताएंगे कि महाराष्ट्र में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। एकनाथ शिंदे कोशिश करेंगे कि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ूं, जिससे चुनाव के बाद फिर से मैं मुख्यमंत्री का दावा पेश कर सकूं। उस पर आते हैं, अभी महायुति पे अभी आएंगे। हर्षवर्धन जी, आप कैसे देख रहे हैं 13 जो सीटें कांग्रेस ने अभी जीती लोकसभा चुनाव में, क्या इसका एज उसको मिलने वाला है इस बार? देखिए, स्वाभाविक तौर पर दो ही पार्टियां हैं जो बड़ी पार्टियां हैं। सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, नंबर 2 की पार्टी है कांग्रेस। पहले नंबर 2 की पार्टी हुआ करती थी शिवसेना, उद्धव ठाकरे जब एक सामूहिक टूट से पहले थी, टूट से पहले। अभी जब हम ये कहते हैं कि उद्धव ठाकरे की ताकत बड़ी दिख रही, तो कहां एकनाथ शिंदे कमजोर हैं। एकनाथ शिंदे के पास नाम है, चुनाव चिन्ह है और उस सबसे इतर 15 लड़के 7 सांसद बना लिया, वो 22 लड़कर 9 सांसद बना पाए। तो ठीक बात है कि ये एक तरह से कहें कि ज्यादा फ्रैक्चर्ड हो गया। मुझे लगता है कि अगर यही कॉम्बिनेशन बना रहा तो क्या विधानसभा में कोई पक्का वाला परिणाम आएगा, यानी किसी को एक को मेजॉरिटी मिलेगी क्या, वो संदेह है। दूसरा ये है कि क्या शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली है, वो इस बात पर कभी भी किसी कीमत पर मानेगी कि उसको विधानसभा चुनाव में नंबर 2 पर खड़े दिखना पड़े, वो नहीं मानेगी। शरद पवार जहां खड़े हैं, उनको लगता है कि हम अगर इस तरह से जीत सकते हैं तो अब हमारी ताकत बढ़ गई है। वो अजीत पवार को माइनस मान के कहेंगे, जो एनसीपी पुरानी वाली थी उसके आधार पर हमें दिखे। लेकिन इस सब के बाद एक बड़ी चीज है, बड़ा दुश्मन होता है तो छोटे दुश्मन हाथ मिला लेते हैं। ये हमने फिल्मों में भी देखा है, महायुति और महाविकास अघाड़ी बनी हुई है। इसी वजह से वो बनी हुई है। तो हम लोग ये जो सारी बातें कर रहे हैं ये धरातल पर स्थिति है, लेकिन सबसे बड़ी स्थिति है कि सामने मोदी है भैया, अगर विधानसभा लहरा गई और ये महाराष्ट्र है, मुंबई वहां आती है। अवधेश जी, ये सबसे पहले तो ये बात जरूरी हो जाती है जानना कि क्या ऐसे वक्त में जब सभी पावर, सबको पावर चाहिए, सबको ताकत चाहिए, तो ऐसे वक्त में ये गठबंधन कितना मजबूत आगे आपको दिखाई दे रहा है? कहीं कोई टूट की गुंजाइश भी है क्या? देखिए, हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि ये साथ मिलकर लड़ते हुए आपको दिख रहे हैं। महादुश्मन हो तो एक हो जाते हैं।
राजनीति में आप हो सकता है कि आगे जो महादुश्मन दिख रहा है वो दुश्मन नहीं रहे, एक नए सिरे से दोस्ती महाराष्ट्र में खड़ी हो जाए। मुझे उसमें आश्चर्य नहीं होगा कि अंदर से उसकी भी कोशिशें हो रही है। देखिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से असहमति जताते हुए भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे मुंबई में, और उस समय का सिचुएशन था जो संजय निरुपम ने विरोध किया था कि क्या हमने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सामने पार्टी का समर्पण कर दिया है। और नाना पटोले ने भी कहा कि भाई दक्षिण मध्य मुंबई तो हम चाहते थे, क्या नाम था उनका जो मुंबई की अध्यक्ष है महिला, वो दूसरी सीट से जीत के आई है। नाना पटोले ने कहा कि जब यहां स्नातक निर्वाचन क्षेत्र था तो लंदन से उद्धव ठाकरे ने से हमारी बात हुई कि 2 सीट हमको दीजिए, फलाना फलाना 2 आप लीजिए, चारों पर उन्होंने खड़े कर दिए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि साथ आने के बाद सीटों को लेकर उनके अंदर जो है लड़ाई नहीं चल रही है, वो लड़ाई चल रही है। बल्कि शरद पवार जी की भी आज एक खबर मैंने देखी कि कांग्रेस के रवैये से शरद पवार भी नाराज हैं कि भाई शिवसेना के प्रति ऐसा रवैया नहीं रखो। तो वो इसमें इस समय सीटों के मामले पर इतनी आसानी से सहमति नहीं हो सकती है। लोकसभा चुनाव में जब नहीं हुआ तो विधानसभा चुनाव में कैसे हो सकता है। तो इसलिए इस महाराष्ट्र की इस समय की जो राजनीति, और अखिलेश भी पहुंचने वाले हैं, ये भी खबर है। नहीं, तो कांग्रेस ने कहा ही है ना, अब अखिलेश को अगर वो लाएंगे तो उनको सीटें देंगे। पहली बार उनके साथ सहमति जताना है, समाजवादी पार्टी का प्रवेश होगा वहां बजाबता गठबंधन के साथ। पहले भी उसके 2 विधायक तो है, एक तो है ही है वो अबू आजमी जो बार बार बोलते रहे हैं। तो अब ये नया, अगर कांग्रेस की समय रणनीति समझिए, देखिए कांग्रेस की रणनीति यह है कि हमको धीरे धीरे कुछ जगहों से अपने पैर पर खड़ा होना है। अगर हमने हर जगह साथी दलों के दबाव में काम किया, उनकी बातें मानी, तो हमारी पार्टी धीरे धीरे ज्यादा सिमटेगी। अब कुछ राज्यों में, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ऐसे राज्यों में तो ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन जिन राज्यों में उनकी सफलता की संभावना है, कांग्रेस उस दिशा में जा रही है। इसलिए संभव है कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच इस बात पर मतभेद ही नहीं हो, दोनों में बयानबाजी हो, दोनों किस सीटों पर समान लड़े, या यह भी संभव है कि इस मुद्दे पर गठबंधन के टूटने की नौबत आ जाए। कांग्रेस की रणनीति इस समय इसी दिशा में जा रही है। महाराष्ट्र में भी इसका साफ संकेत आपको दिखाई दे रहा है। और जिसकी जितनी संख्या महायुति उसकी उतनी होनी चाहिए दुकानदार, ये पहले सेगमेंट पर भी जाके फिट बैठता है। अच्छा आरती जी, आपके हिसाब से कांग्रेस को विधानसभा में कितनी सीटें मिल सकती हैं कॉन्टेस्ट करने के लिए? देखिए, इसका आंकलन लगाना आसान नहीं है, अभी सर्वेज नहीं हुए, लेकिन जो ट्रेंड्स हमने लोकसभा इलेक्शंस में देखे उससे ये बात साफ है, 120-24 सीटें, ये बात साफ है कि जो मैंडेट होगा इतना क्लियर मैंडेट नहीं होगा। वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अगर देखा जाए लोकसभा इलेक्शन से पहले भी हमने देखा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जो है बिल्कुल फ्रैगमेंट हो गई, पार्टियां टूटी और लगभग बीच से टूटी दोनों तरफ से। तो लोकसभा इलेक्शन में ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो महाराष्ट्र का मैंडेट होगा एक तरफा होगा, एक को चुना जाएगा, या उद्धव होगा या एकनाथ शिंदे होगा या शरद पवार होंगे या अजीत पवार होंगे। लेकिन वो जो स्ट्रगल है वो हम अभी भी लगातार देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा अजीत पवार लोकल लेवल पे एक्चुअली काफ़ी मजबूत है, वो लोकसभा में अपना वो दिखा नहीं पाए इतना पावर, लेकिन लोकल लेवल पे एमएलसी इलेक्शन में उन्होंने दिखाया कि उनके पास भी काफी वो अलग तरह का पावर है। लेकिन आरती जी, वो अलग तरह का पावर है। लेकिन मैं आ रहा हूं आपके पास सर, आप ही पास आना। हाँ, मैं खत्म करती हूँ। मेरा मानना ये है कि आरक्षण को लेके आपने जो सवाल शुरू में उठाया, आरक्षण को लेके जो एक विवाद शुरू होगा महाराष्ट्र में, वो मुझे लगता है कि मेजर गेम चेंजर होगा, रोल प्ले करेगा कि किसके हक में मैंडेट जाएगा। अच्छा समीर जी, जरा आप ये समझाइए कि महायुति में सब कुछ कैसा है। एक तरफ शिंदे साहब हैं, एक तरफ अजीत पवार हैं और फडणवीस साहब तो ही हैं। अजीत पवार को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी कि उनके आने की वजह से एनडीए को नुकसान हुआ, महायुति को नुकसान हुआ है। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी विधानसभा चुनाव के पहले महायुति से अजीत पवार को बाहर किया जाएगा। देखिए, ठीक है, लोकसभा चुनाव में अगर वो सिर्फ एक सीट रायगढ़ के जीते हैं, उनकी सुनील तटकरे जीत कर आए, उनकी वाइफ चुनाव हार गई बारामती से, इसका मतलब ये नहीं कि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। विधानसभा में अजीत पवार का एक होल्ड रहा है, और विधानसभा के सीट जो होते हैं वोटर्स कम होते हैं, तो वहां अजीत पवार को आप खारिज करके अगर सोचोगे कि हम अजीत पवार को हटा दे और एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़कर सरकार बना ले, तो यह आसान नहीं होगा। अजीत पवार
पवार को मुझे लगता है लोकसभा चुनाव तक, विधानसभा चुनाव तक साथ में रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न महायुति के सामने यह है कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। देवेंद्र फडणवीस के 5 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद जिस तरीके से राजनीतिक मजबूरी के चलते देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना दिया आपने और एकनाथ शिंदे को मजबूरी से मुख्यमंत्री बना दिया था, क्या एकनाथ शिंदे को महायुति मुख्यमंत्री को घोषित करके चुनाव में जाएगी? एक बड़ा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय सेवक संघ के स्वयंसेवक है, जो ये चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का घोषित किया जाए और फिर चुनाव में जाया जाए, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और महायुति को मिलेगा। अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उसका नुकसान महायुति को होगा, क्योंकि 2 साल के कार्यकाल के बाद भी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के रूप में अपनी एक बहुत अच्छा छवि बना नहीं सके। मुझे लग रहा है यह एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। सीटें का डिस्ट्रीब्यूशन तो अपनी जगह होगा, उसमें कोई बहुत तकलीफ नहीं आने वाली है। एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सहजता के साथ हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? 40 विधायकों के साथ अगर एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती है, तो क्या विधानसभा चुनाव के बाद फिर बड़ी पार्टी बनने के बाद एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनाएगी? मुझे लग रहा है न देवेंद्र फडणवीस इसके लिए तैयार होंगे, न राष्ट्रीय सेवक संघ तैयार होगा, न भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए अब तैयार होने वाला है। जिस तरीके से विधानसभा लोकसभा के परिणाम आए, तो मुझे लग रहा है बिल्कुल अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने की संभावना, महायुति की सत्ता में आने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। अगर एकनाथ के चेहरे पर चुनाव में जाते हैं तो इनकी हार बहुत पॉसिबल है कि युति हार जाएगी, क्योंकि एकनाथ के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे। एक ऐसा है, शरद पवार जी के बारे में ये दिल्ली में बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है। इस बार भी आप देखें 1999 में जब से वो कांग्रेस से अलग हुए हैं, एक चुनाव बता दीजिए जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस होता अजीत का प्रदर्शन जो है इतना शानदार रहा है। पीछे कहीं 3 चुनाव आप देख लीजिए, कभी भी राष्ट्र एनसीपी का प्रदर्शन उस रूप में नहीं रहा है जितना यहां कद बताया जाता है। टोटल वोट परसेंट 15%, 14%, सीटें देख लीजिए। इसलिए शरद पवार इतने बड़े व्यक्तित्व तो नहीं रहे हैं आज की राजनीति के लिए या पिछले 20 वर्षों की 25 वर्षों की राजनीति में महाराष्ट्र में। इसको हमेशा के लिए याद रखा जाए। दिल्ली में यहां के जो एनालिस्ट हैं हमारे आपके जैसे, वो शरद पवार को इतना महान नेता मानते हैं। इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में कई फैक्टर काम किए हैं, लेकिन अभी भी जो महाविकास आघाड़ी है उसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार है वो कितने नंबर पर है कांग्रेस और शिवसेना उद्धव के सामने? इसका हमेशा ध्यान रखा जाए और उस रूप में जब हम मूल्यांकन करते हैं तब चीजें स्पष्ट होगी। स्थानीय स्तर पर अजीत पवार की लोकप्रियता हमेशा रही है। शरद पवार और अजीत पवार की राजनीति, बड़े पवार ज्यादा पावरफुल है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि उनकी लोकप्रियता का और उनकी राजनीति का ज्ञान का एक बहुत बड़ा हवा इस देश में खड़ा किया जाता है, जो सच नहीं है। ठीक है, बड़े पवार से छोटे पवार ज्यादा पावरफुल है। आंकड़े भी पृष्ठ नहीं बताते और पृष्ठभूमि और भी नहीं बताते। ठीक है हर्षवर्धन जी, हम चूंकि महायुति की बात कर रहे थे, तो आपकी तरफ से आप कैसे देख रहे हैं कि इस बार क्या सीएम के फेस को सामने रखा जाएगा या फिर इलेक्शन जीतने के बाद ऐलान होगा? देखिए, मुझे लगता है हुसैन जी, कोई भी पार्टी जब इस तरह के गठजोड़ में चल रही होती है तो चेहरा बनाकर नहीं जाती है। रणनीतिक तौर पर भी ये ठीक। बिहार में तो ऐलान हो गया है कि नीतीश की अगुवाई में होगा। नहीं, बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इस वजह से नहीं बने हैं किसी पार्टी को तोड़ के आए हैं। बिहार में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के स्वाभाविक साझेदार हैं। और आज मैं कह रहा हूं, इसको हम लोग बात करेंगे, नीतीश कुमार का चेहरा तब तक इस स्थिति में ही नहीं रह जाएगा कि वो उनके चेहरे पर जाएंगे। इसलिए इसको छोड़ देते हैं, इसको भविष्यवाणी कर दी आपने। मैं ये कह रहा हूं, इसको सहेज के रख लीजिएगा। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की जहां तक बात है, आज की राजनीति में भले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं। कैसे बड़े नेता हैं? एक तो होता है कि आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा है। हाल के दिनों में 5 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार चलाने वाले अकेले नेता हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जितने छत्रप कहे जाते थे वो सारे किले उन्होंने ध्वस्त किए। शरद पवार से सीधे मुठभेड़ उन्होंने लिया और शरद पवार को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि 13 सीटों का विधान परिषद का उपचुनाव होता है और जो शरद पवार जिनके यहां सब जाके माथा टेकते थे, 2 ही जगह माथा टेकते थे, या मातोश्री जब बाला साहब थे या शरद पवार के यहां, पवार साहब के यहां कोई माथा टेकने नहीं गया, उन्हीं का प्रत्याशी हार गया। अपमानजनक हार हुई है। और उसके बाद भी अगर आप चर्चा करें, एमएलसी चुनाव की बात कर रहा हूं, ठीक है, अब जो नंबर आए हैं, इन नंबर्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि उसका एक यूनाइटेड फेस दिखे। अभी जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने, अजीत पवार ने और एकनाथ शिंदे ने कहा, हम लोगों को लगता है कि एनालिसिस के तौर पर कि अजीत पवार भारी पड़ गए,
पूरे गठजोड़ पर, महायुति पर। लेकिन जो भाजपा के महाराष्ट्र के लोग हैं, जो समझने वाले लोग हैं, वो एक बात बार बार कहते हैं जिसको मैं इधर दोहरा रहा हूं। उनका ये मानना है कि जब विधानसभा चुनाव आएगा तो अजीत पवार उपयोगी साबित हो जाएंगे शरद पवार से ज्यादा। अब हालांकि वो किस आधार पर कह रहे हैं ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। एक बड़ी मुश्किल जो है वो ये है कि ये मराठा ओबीसी झगड़ा बहुत न बढ़िया, शरद पवार उसमें आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें वो अपने पुराने जो उनके शिष्य रहे, चेले रहे, छगन भुजबल जैसे, उन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मराठा जो महाराष्ट्र के जो एक पत्रकारों का बड़ा वर्ग है, उसके जरिए शरद पवार इस तरह के आर्टिकल्स लिखवा रहे हैं, इस तरह के नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। मराठा आंदोलन तो अब कुल मिलाकर भाजपा के लिए यही कि वो यूनाइटेड फेस से जाएगी, बिना चेहरे से जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे शरद पवार से कोल्हापुर में पत्रकारों ने पूछा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे क्या, शरद पवार ने कहा ना, किसी कीमत पर नहीं होंगे। चलिए, अभी तो सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के एतबार से, तो शिंदे को आरतीजी कैसे नेगोशिएट किया जाएगा? देखिए, ये मैं बिल्कुल हर्षवर्धन जी के साथ और समीर जी के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जो है सबसे बड़े लीडर आज की डेट में महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में है। और बेशक एकनाथ शिंदे उनके साथ आए और अभी वो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई नेगोशिएशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये एकनाथ शिंदे भी जानते हैं कि बीजेपी जो है एक बहुत बड़ी फोर्स अपने आप में महाराष्ट्र में है, और इनफैक्ट सबसे बड़ा लूज़र जो है वो शिवसेना ही रहा है। शिवसेना लोग बहुत खुश नहीं हैं जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने जो अलायंस, आइडियोलॉजिकल अपोनेंट के साथ अलायंस किया, उससे खुश नहीं है। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ रह के जो कि ट्रेडिशनल अलाइज थे, वो सही माना जाता है कई सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा उस पर नेगोशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता है शिंदे जी मैनेज कर लिए जाएंगे। वो भी मानते ही है कि बीजेपी अपने आप में एक बड़ी फोर्स है महाराष्ट्र में। चलिए ठीक है, तो ये बयान हुसैन जी याद करना चाहिए ना कि गुवाहाटी में थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पीछे महाशक्ति है। तो शिंदे जी निश्चित, और शिंदे जी ने खुद को साबित किया है। मैं कह रहा हूं कि एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार से विरासत निकाल कर अपने पास ले आई, ये छोटी बात नहीं। बिल्कुल ये बड़ी बात है, और उस बड़ी बात का नतीजा ये है कि वो इस वक्त वहां पर हुकूमत चला रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री हैं। समीर जी, अब जरा ये बताइए कि मराठा आंदोलन जो है, मराठा आरक्षण का जो मामला है, मनोज जरांगे पाटिल वो कैसी भूमिका निभा रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात अगर बताता तो मनोज जरांगे पाटिल ये चाहते हैं कि वहां पर शरद पवार की सरकार बने। उनकी पूरी कोशिश है कि मेरे आंदोलन का पूरा फायदा जो हो वो शरद पवार, कांग्रेस को फायदा मिले, इस पूरा बात का उद्धव ठाकरे को फायदा मिले। देवेंद्र फडणवीस किसी भी स्थिति में मुख्यमंत्री न बने। लगातार उनके बयान आप लोकसभा चुनाव के पहले देखेंगे, जब वो भूख हड़ताल पर बैठ रहे थे तब उनके बयान देखेंगे आप कि किस तरीके से वो एक राजनीतिक तरीके से मोटिवेटेड उन्होंने अपना आंदोलन कर लिया, और उसका असर भी चुनाव में देखने को मिला है। एकनाथ शिंदे के सामने सबसे बड़ी समस्या ये कि एकनाथ शिंदे मराठा है, अजित पवार मराठा है, देवेंद्र फडणवीस मराठी है। यह मैसेज जाने की बार बार कोशिश ओबीसी के अंदर जा रही है कि अजित पवार जो उप मुख्यमंत्री मराठा है, एकनाथ शिंदे जो मराठा है, अगर ये सत्ता में लौट कर आएंगे तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने पर ओबीसी का आरक्षण लेकर मराठा को देने की कोशिश करेंगे। ओबीसी के अंदर यह बात भड़काने का काम अजित पवार के मंत्री रहे छगन भुजबल कर रहे हैं कि भाई ओबीसी को अगर बचना है तो मराठा मुख्यमंत्री से बचना होगा। इसके अंदर छगन भुजबल अपनी राजनीतिक स्वार्थ देख रहे हैं। वो ये पहले चाह रहे थे कि मुझे राज्यसभा भेज दे अजित पवार, मैं केंद्र में मंत्री बन जाऊं, वो सफल नहीं हुआ। तो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से मैं पहले उप मुख्यमंत्री रह चुका हूं, फिर से मुझे ऐसा मौका है कि मैं महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में आ जाऊं। तो वहां पर बेसिकली एक मराठा बनाम ओबीसी की जो राजनीति है, तो मराठा और ओबीसी दो गुट वहां पूरी तरह से बढ़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर हमेशा ओबीसी के साथ राजनीति की थी। मराठा वोट बैंक हमेशा कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ रहा, उद्धव ठाकरे के साथ बड़ा वर्ग जुड़ा रहा, तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया था। लेकिन अब महाराष्ट्र में यह कहा जा रहा है कि एसबीआई डीएमके का जो वोट बैंक है, डीएमके मतलब वहां पर कहते हैं दलित, मुस्लिम और कुनबी, ये डीएमके का जो वोट है ये पूरा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता यही होना चाहिए कि अगर दलित और कुनबी अगर भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव में शिफ्ट हो गया
मुस्लिम तो बड़े वैसे भी नहीं मिलते हैं, दलितों का कुन भी शिफ्ट हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी ठीक है चुनौती होगी। समीर जी अब आने वाले वक्त में तय हो पाएगा कि महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों अपने अंदर के चैलेंज से पहले कैसे निपटते हैं और उसके बाद फिर आने वाले विधानसभा चुनाव से वो कैसे डील कर पाते हैं।